हेलो एवरीवन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लबिंग ऑफ इनकम्स एंड डीम्ड इनकम्स। ठीक है, क्लबिंग ऑफ इनकम का क्या मतलब होता है? किसी अनदर पर्सन की इनकम को असेसी की इनकम में ऐड कर देना। ठीक है, असेसी मतलब कौन? जो टैक्स पेयर है या फिर हम जिसकी टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं वो होता है असेसी। ठीक है, तो किसी और पर्सन की इनकम को असेसी की इनकम में इंक्लूड करना होता है क्लबिंग ऑफ इनकम्स। एंड डीम्ड इनकम्स मतलब कि ऐसी इनकम्स जो कि उसको असेसी की इनकम मान लेना। ठीक है, वो होता है डीम्ड इनकम। आगे हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है, इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस इज द इनकम ऑफ वन पर्सन ट्रीटेड एज द इनकम ऑफ अनदर। ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस हैं जहां पे किसी एक पर्सन की इनकम को किसी दूसरे पर्सन की इनकम की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, कंसीडर किया जाता है, मतलब कि क्लब किया जाता है। किसी और पर्सन की इनकम को किसी दूसरे पर्सन की इनकम में कब ऐड किया जाता है। ठीक है, ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस है? या फिर what do you mean by clubbing of income? State the circumstances in which the income of another person is included in assessee's total income। ऐसे क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होता है और ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेज है जहाँ पे किसी और पर्सन की इनकम को एसएससी की इनकम में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जहाँ पे भी ऐसा आता है कि कौन से सर्कमस्टेंसेज है जहाँ पे किसी और पर्सन की इनकम को इंक्लूड किया जाता है एसएससी की इनकम में या अदर पर्सन की इनकम में, तो उसको क्या कहते हैं? हम क्लबिंग ऑफ इनकम कहते हैं। मतलब आप समझ जाना कि वो क्लबिंग ऑफ इनकम का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम की। क्लबिंग ऑफ इनकम मीन्स इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन असेसीज टोटल इनकम अंडर सम स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, क्लबिंग ऑफ इनकम मतलब वही इनकम ऑफ अदर पर्सन, ऐसी इनकम जो कि किसी और पर्सन की, असेसी की नहीं होगी, किसी और पर्सन की है, बट उसको इंक्लूड करते हैं हम असेसी की टोटल इनकम में। असेसी की टोटल इनकम में जब हम उसको इंक्लूड करते हैं तो उसको हम कहते हैं क्या? क्लबिंग ऑफ इनकम। और ये हम क्यों इंक्लूड करते हैं? कुछ सर्कमस्टेंसेज होते हैं, कुछ केसेस होते हैं। ठीक है, तो असेसी कौन होता है बेटा? टैक्स पेयर होता है जो कि टैक्स को पे करता है। अब वो क्या चाहता है कि हमारी टैक्स की लायबिलिटी कम बने। ठीक है, इसलिए वो क्या करता है? बहुत ज़्यादा ऐसी कोशिशें करता है कि अपनी वो टैक्स जो उसका टैक्सेबल इनकम है उसको वो कम दिखा सके ताकि उसको टैक्स कम पे करना पड़े। तो इसलिए वो कुछ ऐसा करता है कि अपनी प्रॉपर्टी को से जो इनकम हो रही है वो किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर देता है, ऐसा कुछ करता है। तो इसलिए ये सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं कि भले ही असेसी ने ऐसा कुछ किया है अपनी इनकम को कम दिखाने के लिए, बट हम उस इनकम को असेसी की ही इनकम मानेंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं प्रोविजंस कौन से रिलेटेड टू क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ और एग्रीगेशन ऑफ इनकम आर एज अंडर। ठीक है, क्लब करना यानी होता है जोड़ना, और एग्रीगेशन मतलब भी वही जोड़ना, किसी और की इनकम को असेसी की इनकम में जोड़ना, ऐड करना। ठीक है, तो वो कौन से प्रोविजंस हैं जिसमें ऐसा किया जाता है? सो फर्स्ट वन इज ट्रांसफर ऑफ इनकम वेयर देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ असेट। अब असेसी क्या करता है कि अपनी इनकम को कम दिखाने के लिए अपनी इनकम को ट्रांसफर कर देता है किसी और के नाम पे। ठीक है, सपोज असेसी है जो टैक्स पेयर है जिसकी हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है। ठीक है, उससे उसको 10,000 रुपीज़ का रेंट आता है। ठीक है, 10,000 रुपीज़ का उसको रेंट आ रहा है उस हाउस प्रॉपर्टी से। तो वो क्या कर रहा है? उस रेंट को किसी और अपने भाई के नाम पे उसने ट्रांसफर कर दिया सपोज। ठीक है, अपने भाई को बोल दिया कि जाओ ये रेंट तुम रख लो, तुम ही कलेक्ट करो, तुम ही उसको रखो। ठीक है, बट जो असेट है वो असेसी के ही नाम पे, असेट उसने नहीं दी है अपने भाई को, अपने भाई को सिर्फ और सिर्फ उससे जो मिलने वाली इनकम है वो दे दी है। ठीक है, तुम इनकम ट्रांसफर किया लेकिन असेट को उसने ट्रांसफर नहीं किया है। तो वेयर अ पर्सन ट्रांसफर टू एनी अदर पर्सन एंड इनकम वेदर रिवोकेबल और नॉट। ठीक है, इनकम ट्रांसफर कर रहा है चाहे वो रिवोकेबल है या नहीं। रिवोकेबल का मतलब क्या होता है कि वो कभी भी कैंसिल कर सकता है जब वो चाहे, उसके बाद अब उसको स्टॉप कर सकता है कि बस हो गया, 1 साल तूने ले लिया, अब मैं लूंगा। ठीक है, तो रिवोकेबल हो चाहे वो इरिवोकेबल हो, चाहे वो उसको लाइफ टाइम के लिए बोल दे कि मेरी इस प्रॉपर्टी से जितनी भी इनकम आएगी लाइफ टाइम तक के लिए वो तुम्हारी। ठीक है, तो चाहे रिवोकेबल करे या नहीं करे, बट असेट तो असेसी के ही नाम पे है ना, इनकम चाहे वो किसी को भी ट्रांसफर कर दे। ठीक है, तो रिवोकेबल करे ट्रांसफर, चाहे वो इरिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ इनकम करे फ्रॉम एन असेट विदाउट ट्रांसफरिंग दैट असेट द इनकम शैल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफरर। तो उससे जो भी इनकम आएगी वो ट्रांसफरर यानी जो कि असेसी है जो ट्रांसफर कर रहा है उसी की इनकम में उसको इंक्लूड किया जाएगा। तो इनकम टैक्स वाले क्या बोलेंगे कि जब असेट आपके नाम पे है तो आप इनकम किसी और के नाम पे भले ही ट्रांसफर करो, लेकिन क्योंकि असेट आपके नाम पे है तो उससे जो भी इनकम आ रही है वो आप ही की इनकम में ऐड की जाएगी। ठीक है, तो इनकम किसी और पर्सन की हुई, उसको कुछ भी नहीं मिला, उससे 10,000 का रेंट मिल रहा था वो उसके भाई को मिला, लेकिन क्योंकि असेट उसने ट्रांसफर नहीं किया, असेट तो उसी की है, सिर्फ और सिर्फ वो अपनी इनकम टैक्स की लायबिलिटी को कम करने के लिए ऐसा कर रहा था। तो इसलिए जो 10,000 रुपये हैं वो जो असेसी है यानी जो ट्रांसफरर है जो प्रॉपर्टी को इनकम को जो ट्रांसफर कर रहा था अपनी हाउस प्रॉपर्टी की, उसकी इनकम में वो अमाउंट जो है उसको इंक्लूड किया जाएगा, उसकी टैक्सेबल इनकम में उसको जोड़ा जाएगा। ठीक है, सेकेंड है रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट। ठीक है, अब असेसी क्या बोल रहा है? ठीक है चलो
मैं आप बोल रहा हूँ ना कि सिर्फ आपने इनकम ट्रांसफर की, आपने एसेट ट्रांसफर नहीं की, तो मैं अपनी एसेट भी ट्रांसफर कर देता हूँ। ठीक है, दोबारा से एसएससी ने दिमाग चलाया कि चलो मैं एसेट भी ट्रांसफर कर दे रहा हूँ, बट वो कहीं ना कहीं ये मेंशन कर रहा है कि जो उसने ट्रांसफर किया वो रिवोकेबल है। ठीक है, रिवोकेबल है, मतलब कि कभी भी उसको वो अपने अपने नाम पे वापस ले सकता है। ठीक है, उसकी मर्जी है, जब तक उसकी इनकम टैक्स की लाइबिलिटी बन रही है। तो उसने बोला कि चलो मैं इस असेट को किसी और पर्सन के नाम पे ट्रांसफर कर दे रहा हूँ, बट रिवोकेबल ट्रांसफर किया उसने, जब चाहे वो उसको कैंसिल कर सकता है। ठीक है, तो वो होता है रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट। तभी भी उससे जो भी इनकम आएगी वो असेसी की ही इनकम कहलाएगी, ट्रांसफर की ही इनकम मानी जाएगी। और क्लबिंग ऑफ इनकम के जितने भी प्रोविजन है वो अंडर सेक्शन 60 से लेके 65 तक की है इनकम टैक्स के। तो जो फर्स्ट वाला था हमारा, ये सेक्शन 60 के अंदर आता है ये वाला प्रोविजन, ट्रांसफर ऑफ इनकम वेयर देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ असेट। और जो सेकेंड है रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट, ये आता है सेक्शन 61 में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑल इनकम अराइजिंग टू एनी पर्सन बाय वर्च्यू ऑफ अ रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स एज द इनकम ऑफ द ट्रांसफर एंड शैल बी इंक्लूडेड इन हिज टोटल इनकम। ठीक है, तो जो भी इनकम अराइज हो रही है किसी पर्सन ने को रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट करने से, ठीक है, रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट, ठीक है, जो भी रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट से जो भी इनकम आएगी, जैसे कि वही हाउस प्रॉपर्टी है, उसने बोला कि ठीक है चलो मैं इसको अपने भाई के नाम पे प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर कर दे रहा हूँ। इनकम तो वो उसको दे ही रहा था 10,000, अब उसने बोला ठीक है आप 10,000 पे आप मुझे इंटरेस्ट देने के लिए, टैक्स देने के लिए बोल रहे हो, तो मैं प्रॉपर्टी भी उसके नाम पे कर दे रहा हूँ। लेकिन उसने रिवोकेबल ट्रांसफर कहीं ना कहीं उस क्लॉज में मेंशन कर दिया है, उस डॉक्यूमेंट में। ठीक है, एक स्पेशल क्लॉज के अंदर। तो वो क्या होगा, तो उस हाउस प्रॉपर्टी की अभी भी जो 10,000 रुपए उसको इनकम मिली थी ना, वो अभी भी ट्रांसफरर के में यानी कि असेसी की इनकम में ही इंक्लूड की जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने रिवोकेबल ट्रांसफर किया एसेट का, यानी जब चाहे वो उसको कैंसिल करके अपने नाम पे कर सकता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है ट्रांसफर इररिवोकेबल फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, इररिवोकेबल ट्रांसफर यानी यहाँ पे ये सेक्शन जो है, ये सेक्शन 62, ठीक है, सेक्शन 62 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में है ये। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इररिवोकेबल ट्रांसफर है, मतलब वो कभी भी उसको अपने नाम पे नहीं कर सकता है। जब तक उसने जिसके नाम पे किया है, जो ट्रांसफरी है, जब तक वो जिंदा है तब तक वो उसको जो ट्रांसफरर है अपने नाम पे नहीं कर सकता है उस प्रॉपर्टी को। तो वो होता है इररिवोकेबल ट्रांसफर। ठीक है, लेकिन फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। तो क्या है ये, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 61 शैल नॉट अप्लाई टू एनी इनकम अराइजिंग टू एनी पर्सन बाय वर्च्यू ऑफ अ ट्रांसफर। ठीक है, सेक्शन 61 के प्रोविजंस इस केस में अप्लाई नहीं होते। सेक्शन 61 में हमने क्या देखा था कि जब हम रिवोकेबल ट्रांसफर करते हैं असेट का, मतलब हम जब चाहे उसको अपने नाम पे कर सकते हैं, तब तो जो भी उस प्रॉपर्टी से इनकम होगी वो ट्रांसफरर की होगी। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, बाय वे ऑफ ट्रस्ट विच इज नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी, लेकिन उसने ऐसा ट्रांसफर किया एसेट का कि वो उसकी जो बेनिफिशियरी है, जिसको उसने ट्रांसफर किया, उसकी लाइफ टाइम तक वो रिवोक नहीं कर सकता है, कैंसिल नहीं कर सकता है। एंड इन द केस ऑफ एनी अदर ट्रांसफर विच इज नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरी। ठीक है, उसने ऐसा ट्रांसफर किया है प्रॉपर्टी का कि जब तक जो ट्रांसफरी है जिसके नाम पे उस प्रॉपर्टी को वो कर रहा है, उसकी लाइफ टाइम तक वो उसको कैंसिल नहीं कर सकता है, अपने नाम पे नहीं करवा सकता है। तो वो होता है इररिवोकेबल। ठीक है, इररिवोकेबल है, जब तक कि असेसी जिंदा है तब तक वो उसको अपने नाम पे नहीं करेगा, तो वो होगा इररिवोकेबल। तो उससे जो भी इनकम आएगी ना, तब तो उसको उससे कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो इसलिए वो इनकम ट्रांसफरी, मतलब जिसको उसने ट्रांसफर की उसकी इनकम में इंक्लूड की जाएगी, फिर ये इनकम ट्रांसफर की इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, पहले हम सेकेंड पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। मेड बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1961 विच इज नॉट रिवोकेबल फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 6 ईयर्स, या फिर उसने कोई भी ऐसी एसेट ट्रांसफर की है कब, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1961, यानी हमारा इनकम टैक्स एक्ट आने के पहले। ठीक है, 1 अप्रैल 1961 के पहले उसने ट्रांसफर की है, और वो उसको रिवोक नहीं कर सकता है फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 6 ईयर्स, एटलीस्ट 6 ईयर्स तक वो उसको ट्रांसफर अपने नाम पे नहीं करा सकता है, 6 ईयर्स तक के लिए वो इररिवोकेबल है। ठीक है, तो उस केस में भी सेक्शन 61 अप्लाई नहीं होगा, यानी उससे जो भी इनकम आएगी वो ट्रांसफरी को की जो टोटल इनकम होगी टैक्सेबल इनकम उसमें कैलकुलेट की जाएगी, ट्रांसफरर की इनकम में उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। बट जो भी उससे इनकम आ रही है उसमें ट्रांसफरर को नहीं मिलनी चाहिए वो इनकम। ठीक है, सपोज उससे अगर 50,000 रुपए की इनकम आ रही है उस प्रॉपर्टी से, तो उसमें जो जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, यानी जो असेसी है हमारा, उसका उसमें कुछ भी परसेंट नहीं होना चाहिए कि भैया वो कुछ परसेंट अपने पास रख रहा है और कुछ ट्रांसफरी को दे रहा है, वो नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा ट्रांसफरी के पास जाना चाहिए, तभी वो ट्रांसफरी की इनकम में इंक्लूड होगी। ट्रांसफरर की इनकम यानी जो हम एसएससी की कैलकुलेट करे थे उसकी इनकम में वो तब इंक्लूड नहीं हो। ठीक है, सो जो ट्रांसफरर है उसको कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट नहीं होना चाहिए उस प्रॉपर्टी से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं
इनकम ऑफ स्पाउस, ठीक है। स्पाउस का मतलब क्या होता है, हस्बैंड वाइफ, यानी हस्बैंड के लिए वाइफ स्पाउस होगी, वाइफ के लिए हस्बैंड स्पाउस कहलाएगा, ठीक है। द फॉलोइंग इनकम्स ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ्स आर क्लब्स, ठीक है। तो कब हम हस्बैंड और वाइफ की इनकम को क्लब करते हैं? फर्स्ट, इनकम टू स्पाउस फ्रॉम अ कंसर्न इन विच सच इंडिविजुअल हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, ठीक है। अगर जैसे सपोज हस्बैंड है, उसका किसी कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, ठीक है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि एटलीस्ट उसने उस कंपनी के 20% से ज़्यादा का वो शेयर होल्डर है, ठीक है। उस कंपनी के उसने शेयर्स जो है वो 20% से ज़्यादा लेके रखे हैं, तो वो क्या होता है, उसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मतलब उसका उस कंपनी में, ठीक है। तो हस्बैंड ने लेके रखे हैं और वाइफ को भी उसमें क्या मिल रहा है, वाइफ को उस कंपनी से कुछ इनकम मिल रही है सपोज, ठीक है। तो जो वाइफ को उसमें इनकम मिल रही है वो इनकम इसमें इंक्लूड की जाएगी, वो इनकम हस्बैंड की इनकम में इंक्लूड की जाएगी जिसका उस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। या वाइफ का अगर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और वहां से हस्बैंड को कुछ इनकम मिल रही है, तो वो इनकम जो हस्बैंड को मिल रही है वो भी वाइफ की इनकम में ऐड की जाएगी, ठीक है। तो जिसका भी स्पाउस में से जिसका भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा उस कंपनी में उसकी इनकम में इंक्लूड की जाएगी, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट है वेयर हस्बैंड एंड वाइफ बोथ हैव अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, ठीक है। हस्बैंड और वाइफ दोनों ने ही उस कंपनी के 20% से ज्यादा के शेयर्स लेके रखे, दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है अगर उसमें। इफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंसर्न एंड बोथ आर इन रेसिपिट ऑफ द रेम्यूनरेशन, और दोनों को ही वहां से कुछ ना कुछ रेम्यूनरेशन मिल रहा है, इन सच कंसर्न द रेम्यूनरेशन फ्रॉम सच कंसर्न इज टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द हस्बैंड और एज द case may be the wife whose total income excluding the income referred to in that clause, that is 64(1) and 2 is greater। मतलब कि अगर दोनों का ही हस्बैंड वाइफ दोनों का ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उस कंपनी में, दोनों को ही वहां से कुछ ना कुछ रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो उन दोनों में से जिसकी भी इनकम ज्यादा होगी, ठीक है, सपोज 50-50 हज़ार रुपए का रेम्यूनरेशन मिल रहा है दोनों को, हस्बैंड और वाइफ दोनों का ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, दोनों को ही 50-50 हज़ार रुपए का उस कंपनी से रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो फिर जिसकी भी इनकम ज़्यादा होगी, सपोज हस्बैंड की इनकम ज़्यादा है, वाइफ की इनकम कम है, तो वो वाइफ का भी 50,000 हस्बैंड के में इंक्लूड किया जाएगा, और अगर वाइफ की इनकम ज़्यादा है हस्बैंड की कम है तो हस्बैंड का भी 50,000 इंक्लूड किया जाएगा, किसके में, वाइफ के में, ठीक है। बट कंडीशन ये है कि वाइफ को ऐसा नहीं है, मतलब जो भी स्पाउस है उसका अगर कुछ उसके पास ऐसा नॉलेज है स्किल है, उसके बेसिस पे अगर वहाँ पे उसको उस कंपनी से रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तब उस इनकम को क्लब नहीं किया जाएगा, तब वो उसकी सेपरेट इनकम ही मानी जाएगी, ठीक है। अगर उसके पास कुछ ऐसा उस काम को करने के लिए कुछ स्किल्स हैं, एक्सपर्टीज है, तभी उसको अगर वो रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तब वो उस स्पाउस की सेपरेट इनकम मानी जाएगी, तब फिर उसको क्लब नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन 64 का क्लॉज 1 और 2, ठीक है। 1 जहाँ पे हमने देखा कि एक इंडिविजुअल का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है स्पाउस का, और जहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, उस इनकम को छोड़ करके जो 50-50 हज़ार उनको मिल रहे थे, उस इनकम को छोड़ करके बाकी की जो उनकी इनकम है उसमें से जिसमें से दोनों की इनकम ज़्यादा होगी उसके में उस इनकम को क्लब किया जाएगा, ठीक है। देन आता है इनकम टू स्पाउस फ्रॉम द असेट ट्रांसफर, मतलब where any individual transfer directly or indirectly any asset other than a house property to the spouse, the income from such asset shall be included in the income of the transferor। मतलब कि अगर सपोज एक हस्बैंड ने अपने वाइफ के नाम पे कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, अदर देन हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ करके कोई और असेट है, मशीनरी है, कुछ भी है, उसके पास शेयर्स हैं, एफडी है, कुछ भी है, कोई और असेट को उसने ट्रांसफर किया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, किसको, अपने स्पाउस को, वाइफ ने हस्बैंड को या फिर हस्बैंड ने वाइफ को किया, द इनकम फ्रॉम सच असेट शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द ट्रांसफर, ठीक है। सपोज एफडी ट्रांसफर की हस्बैंड ने किसके, अपनी वाइफ के नाम पे, ठीक है, तो उस एफडी से जो भी इंटरेस्ट मिल रहा होगा वो ट्रांसफरर की इनकम में ही इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। ट्रांसफरी की इनकम में, वाइफ की इनकम में उसको नहीं मानेंगे अब, ठीक है। क्यों कर रहा है वो, क्योंकि अपनी टैक्स लाइबिलिटी कम करना चाहता है ना, उसका टैक्स ज्यादा बन रहा है, तो इसलिए वो चाह रहा है कि चलो मेरी एफडी का जो इंटरेस्ट है मुझे उस पर टैक्स ना देना पड़े, इसलिए उसने अपनी एफडी को अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, लेकिन उससे जो भी इनकम जनरेट हो रही है वो ट्रांसफरर की इनकम में ही इंक्लूड होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी कंडीशंस, अगर वाइफ ने, ठीक है, जैसे हस्बैंड ने वाइफ को ट्रांसफर किया, तो अगर वाइफ ने उसके लिए कुछ एडिक्वेट कंसिडरेशन दिया हुआ है, ठीक है, जैसे उसने अगर मान लो कोई असेट ट्रांसफर की, कोई मशीनरी ट्रांसफर की जिसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपीज, और वाइफ ने अगर उसके लिए 1 लाख रुपीज दे दिए, तब तो वहां पे एडिक्वेट कंसिडरेशन हुआ, मतलब जितना अमाउंट था उतना उसने उसके लिए पे कर दिया, ठीक है, तब उसके में इंक्लूड नहीं की जाएगी, क्लब नहीं की जाएगी, तब फिर वो वाइफ की ही इनकम मानी जाएगी, उससे जो भी इनकम आएगी। लेकिन
अगर उसने विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन किया, यानी 1 लाख की चीज के लिए उसने 10,000 रुपए दिए या फिर कुछ भी नहीं दिया, तब तो फिर वो ट्रांसफर की इनकम मानी जाएगी। उस असेट से जो भी इनकम आएगी तब उस इनकम को क्लब किया जाएगा। ठीक है, सो आई होप आप लोग को ये स्पाउस वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। ठीक है, माइनर चाइल्ड है अगर 18 ईयर से कम एज का है तो उसकी इनकम किसकी इनकम में ऐड की जाएगी, क्लब की जाएगी। तो ऑल इनकम विच अराइजेस और अकर टू द माइनर चाइल्ड नॉट बीइंग अ माइनर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी ऑफ द नेचर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 80। सेक्शन 80 में कुछ डिसेबिलिटीज दी हुई हैं, अगर उस बच्चे को वो डिसेबिलिटीज नहीं है, ठीक है, अगर ऐसी कोई डिसेबिलिटी है तो वो चाइल्ड की ही पर्सनल इनकम में कंप्यूट की जाएगी अलग से। बट अगर उसको ऐसी कोई डिसेबिलिटी नहीं है उस चाइल्ड को, तो जो उसकी इनकम होगी शैल बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ हिज पेरेंट्स, उसकी पेरेंट्स की इनकम में क्लब की जाएगी। अब पेरेंट्स में किसकी इनकम में क्लब करेंगे, मदर की में करेंगे या फादर की में करेंगे, तो जिसकी भी इनकम ज्यादा होगी मदर और फादर में से। ठीक है, द इनकम ऑफ द माइनर शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ दैट पेरेंट्स हुज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम ऑफ माइनर इज ग्रेटर। ठीक है, उस माइनर चाइल्ड की जो भी इनकम है उसको छोड़ करके उसको हटा दो, और पेरेंट जो उसके पेरेंट्स है यानी जो मदर है फादर है, उन दोनों में से जिसकी भी इनकम ज्यादा है उस इनकम को छोड़ करके माइनर चाइल्ड वाली को, तो जिसकी भी इनकम ज्यादा होगी उसकी इनकम में उस माइनर चाइल्ड की इनकम को ऐड किया जाएगा। ठीक है, क्लब किया जाएगा। और फिर जिसकी भी इनकम में किया, सपोज मदर की इनकम ज्यादा है फादर की इनकम से, तो फिर उसको मदर की इनकम में ही हर साल इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, जिसकी भी इनकम है एक बार करेंगे ना तो हर साल उसी पेरेंट की इनकम में उसको क्लब किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनकम टू सन्स वाइफ। ठीक है, सन्स वाइफ मतलब डॉटर इन लॉ। तो वेयर एनी इंडिविजुअल ट्रांसफर्स डायरेक्ट और इनडायरेक्टली एनी असेट टू हिज or her son's wife without adequate consideration on or after 1/6/1973 the income from such asset shall be included in the income of the transferor। मतलब कि अगर जब कोई भी स्पाउस हस्बैंड या वाइफ कोई भी अपनी डॉटर इन लॉ के नाम पे कोई असेट ट्रांसफर करता है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, सेम बात आ गई कि अगर 10 लाख की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है और उसके बदले उसने एडिक्वेट कंसिडरेशन उससे नहीं लिया, ठीक है, या तो फिर उसने कुछ भी नहीं लिया या फिर थोड़ा बहुत अमाउंट ले लिया, 1 लाख ले लिया, 10,000 ले लिया, ऐसा टाइप का कुछ। ठीक है, एडिक्वेट कंसिडरेशन जो उसकी मार्केट वैल्यू थी उतना अमाउंट उससे नहीं लिया, तो फिर उससे जितनी भी इनकम होगी वो उस ट्रांसफरर की इनकम में ही इंक्लूड की जाएगी। ठीक है, और कब से अप्लाइड होगा ये, 1/6/1973 से लेके उस डेट पे या उसके बाद से जिसने भी अपने डॉटर इन लॉ के नाम पे अपनी असेट ट्रांसफर की है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो वो ट्रांसफरर की इनकम में इंक्लूड की जाएगी, उससे जो भी इनकम जनरेट होगी। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ फॉर इमीडिएट और डेफर्ड बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ। ठीक है, एनी इनकम अराइजिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एनी पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स फ्रॉम असेट ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन और आफ्टर June 1st, 1973 otherwise than for adequate consideration to the person or association of person by such individual shall to the extent to which the income from such asset is for the immediate or deferred benefit of his son's wife बी इंक्लूडेड इन कंप्यूटेड द टोटल इनकम ऑफ सच इंडिविजुअल। मतलब यहाँ पे भी वही चीज़ है कि अगर कोई भी असेट ट्रांसफर की गई है उससे जो भी इनकम अराइज हो रही है डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, ठीक है, और डेट वहाँ पे यही सेम 1 जून 1973 के बाद, और आपने यहाँ पे एडिक्वेट कंसिडरेशन उसके लिए नहीं लिया है, तो यहाँ पे जो भी इनकम उससे जनरेट होगी वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की इनकम में ही इंक्लूड की जाए। सो इनकम ऑफ स्पाउस थ्रू अ थर्ड पर्सन सेक्शन 64 का क्लॉज 1 और क्लॉज 7 के अकॉर्डिंग इफ ओनली अ पोर्शन इज रिजर्व फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस एंड अ पोर्शन इज यूटिलाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। मतलब कि कोई असेट है जिसको क्या किया है, जो हमारा एसएससी है उसने क्या कर दिया कि कुछ पोर्शन तो उसने बेनिफिट ऑफ अदर्स किसी ट्रस्ट वगैरह को दे दिया और कुछ पोर्शन उसने अगर अपनी वाइफ के लिए रखा है तो ओनली द पोर्शन रिजर्व फॉर द स्पाउस शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द ट्रांसफर। तो जो पोर्शन उसने सिर्फ अपनी स्पाउस के लिए रखा है उसमें से सिर्फ उसी पोर्शन से जितनी इनकम आ रही है वो ट्रांसफर की इनकम में इंक्लूड की जाएगी। ठीक है, पूरी एसेट थी उसकी, उसने उसका कुछ पोर्शन किसी ट्रस्ट वगैरह में दे दिया और कुछ पोर्शन अपनी वाइफ के लिए उसने रखा है रिजर्व करके, तो जो उसकी स्पाउस है, जो स्पाउस के नाम से जितनी इनकम आ रही है स्पाउस के पोर्शन से, उसको इंक्लूड किया जाएगा ट्रांसफर की इनकम में। नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम द कन्वर्टेड प्रॉपर्टी सेक्शन 64 के क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग, सॉरी सेक्शन 64 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग, वेयर एन इंडिविजुअल बीइंग अ मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है,
तो जो पर्सन है वो क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर है, वो ट्रांसफर कर रहा है सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी, उसकी खुद की प्रॉपर्टी को वो ट्रांसफर कर रहा है आफ्टर 31 दिसंबर 1969 के बाद ये रूल अप्लाई होगा, अगर उसके बाद उसने किया मतलब, तो टू द फैमिली फॉर द कॉमन बेनिफिट ऑफ द फैमिली। ठीक है, उसने अपनी सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी, खुद की प्रॉपर्टी थी, उसने वो HUF के नाम कर दी। ठीक है, फैमिली फॉर द कॉमन बेनिफिट ऑफ द फैमिली के लिए उसने ट्रांसफर कर दी, और थ्रोइंग इट इनटू द कॉमन स्टॉक ऑफ द फैमिली। ठीक है, मतलब फैमिली के नाम पे उसने वो कर दी, और ट्रांसफर इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द फैमिली अदरवाइज देन फॉर द एडिक्वेट कंसिडरेशन, और उसके लिए उसने एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं लिया। ठीक है, जो उसकी वैल्यू थी उतनी वैल्यू उसने उसके लिए नहीं ली, ऐसे ही दे दिया या बहुत कम वैल्यू ली उसके लिए, तो सच प्रॉपर्टी इज नोन एज कन्वर्टेड प्रॉपर्टी। मतलब उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाएगा, कन्वर्ट कर दिया, उसने खुद की प्रॉपर्टी को फैमिली के नाम पे कन्वर्ट कर दिया। तो जो इनकम डिराइव्ड होगी उस कन्वर्टेड प्रॉपर्टी से, और एनी पार्ट देयर ऑफ शैल बी इंक्लूडेड इट। ठीक है, या तो उसने पूरी प्रॉपर्टी की होगी, या तो उसने अपनी प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट किया होगा, तो उस पार्ट में से जो भी इनकम डिराइव्ड होगी वो ट्रांसफरर की इनकम में ही इंक्लूड की जाएगी, क्योंकि वो क्या है, एक कन्वर्टेड प्रॉपर्टी है, उसने अपनी प्रॉपर्टी को HUF में दे दिया अपने फैमिली के बेनिफिट के लिए। ठीक है, तो बिना एडिक्वेट कंसिडरेशन लिए उसने अपनी फैमिली के नाम पे वो प्रॉपर्टी कर दी, तो उससे जो भी इनकम आएगी वो ट्रांसफरर की इनकम में ही इंक्लूड की जाएगी। सो आई होप आप लोगों को क्लबिंग ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं हम डीम्ड इनकम्स क्या होती हैं। सो व्हाट आर डीम्ड इनकम्स, व्हाट कंसिडरेशन आर ट्रीटेड एज डीम्ड इनकम्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो मीनिंग ऑफ डीम्ड इनकम क्या होता है, अंडर सेक्शन 68, 69, 69A, 69B, 69D, इन सारे सेक्शंस के अंदर सर्टेन अमाउंट्स को ट्रीट किया जाता है एज द इनकम ऑफ द असेसी की इनकम। ठीक है, कुछ ऐसी इनकम है जिसको असेसी की इनकम ट्रीट किया जाता है इन सेक्शंस के अंदर इनकम टैक्स एक्ट के। हैंस व्हाइल कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ द असेसी सच अमाउंट शैल बी इंक्लूडेड इन हिज इनकम फॉर इनकम टैक्स पर्पस। ठीक है, तो इसलिए जब हम असेसी की टोटल इनकम कंप्यूट करते हैं तो इस अमाउंट को भी हम इंक्लूड करते हैं इनकम टैक्स के पर्पस के लिए। सो फर्स्ट वन इज कैश क्रेडिट्स, where any sum is found credited in the books of an assessee maintained for any accounting year and the assessee is not a position to offer explanation about the nature and source thereof। ठीक है, कोई भी अमाउंट ऐसा दिखा रहा है असेसी की बुक्स ऑफ अकाउंट में कि उसके पास वो अमाउंट आया है, ठीक है, और असेसी उसके लिए क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है कि उसका नेचर क्या है, वो कहाँ से आया है। ठीक है, इज नॉट, या फिर जो उसने एक्सप्लेनेशन दिया है, द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय हिम इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, या तो फिर वो जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसने वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है उसको समझने के लिए। इन द ओपिनियन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर द सम सो क्रेडिटेड मे बी ट्रीटेड एज द इनकम ऑफ द असेसी इन रिस्पेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इन विच द कैश क्रेडिट्स आर फाउंड टू हैव मेड इन द बुक्स। ठीक है, तो उस अकाउंटिंग ईयर की उसकी वो इनकम मानी जाएगी। एंड नेक्स्ट इज अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वेयर एन असेसी हैज़ मेड एन इन्वेस्टमेंट विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। असेसी ने कोई इन्वेस्टमेंट की जो कि उसने रिकॉर्ड नहीं की अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, इफ एनी मेंटेन्ड बाय हिम फॉर एनी सोर्स ऑफ इनकम एंड द असेसी इज नॉट इन अ पोजीशन टू ऑफर एनी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और असेसी उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है कि उसका क्या नेचर है, क्या सोर्स है उस इन्वेस्टमेंट का, या फिर जो उसने एक्सप्लेनेशन दिया है वो इनएडिक्वेट है या सेटिस्फैक्ट्री नहीं है असेसिंग ऑफिसर के लिए, तो जो भी उसकी वैल्यू होगी इन्वेस्टमेंट की उसको ट्रीट किया जाएगा उसकी इनकम में असेसी की फॉर द फाइनेंशियल ईयर इन विच द इन्वेस्टमेंट आर मेड। जिस भी ईयर में उसने वो इन्वेस्टमेंट किया उस ईयर की उसको इनकम, उस असेसी की इनकम मानी जाएगी वो। ठीक है, जो भी उसकी अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट होगी, मतलब कि वही चीज़ें जो भी जिसका वो क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है, उसने कोई इन्वेस्टमेंट किया, उसके पास कोई अमाउंट आया, अगर वो उसका क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है तो उस इनकम को असेसी की ही इनकम मान लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अनएक्सप्लेन्ड मनी एक्सेट्रा, वेयर असेसी इज फाउंड टू बी द ओनर ऑफ एनी मनी, बिलियन, ज्वेलरी और एनी अदर वैल्यूएबल आर्टिकल। ठीक है, कोई भी ऐसी ज्वेलरी उसके पास है या फिर मनी है या कोई वैल्यूएबल आर्टिकल है, एंड सच आर्टिकल इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और उस आर्टिकल के लिए उसने अपनी बुक्स में कोई एंट्री नहीं की है, उसकी बुक्स में कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो कहाँ से आया, किस नेचर का है, क्या सोर्स है। ठीक है, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको उसने मेंशन नहीं किया है, एंड असेसी इज नॉट इन अ पोजीशन टू ऑफर एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट द नेचर, सोर्स ऑफ द आर्टिकल or the explanation offered by him is not satisfactory for the opinion of the assessing officer। तो उसकी जो वैल्यू होगी उस आर्टिकल की उसको क्या कर लिया जाएगा, मे बी डीम्ड, डीम्ड मतलब होता है मान लेना, तो मे बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द असेसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर इन विच ही इज फाउंड टू बी द ओनर देयर ऑफ। ठीक है, तो उस जिस ईयर में उसने वो लिया उस फाइनेंशियल ईयर की उसको क्या मान लिया जाएगा, इनकम मान लिया जाएगा असेसी की। ठीक है, कोई अगर उसने वैल्यूएबल चीज़ ली है तो उसको क्या मान लिया जाएगा, उस असेसी की इनकम, क्योंकि उसने बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी उसकी एंट्री नहीं की है तो उसको उसकी इनकम मान लिया जाएगा।
नेक्स्ट इज अंडर वैल्यूड इन्वेस्टमेंट और वैल्यूएबल्स। ठीक है, अब उसने लिखा तो है, एंट्री तो की है अपनी इन्वेस्टमेंट या वैल्यूएबल्स की, बट उसको बहुत कम वैल्यू लिखी है, उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं लिखी है। तो दिस सेक्शन एम्पावर्स द असेसिंग ऑफिसर टू चार्ज टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज्ड इनकम। ठीक है, मतलब उसने उसको डिस्क्लोज नहीं किया है सही से। ठीक है, अनडिस्क्लोज इनकम रिप्रेजेंटेड बाय अंडर वैल्यूएशन ऑफ असेट। ठीक है, उसने कोई असेट लिया बट उसका अंडर वैल्यूएशन किया, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखी ताकि उसकी टैक्स की लाइबिलिटी कम बने। ठीक है, वेयर in any financial year the assessee had made investment or is found to be the owner of any bullion, jewelry or other valuable article, and the assessing officer finds that the cost of these items shown by the assessee in the books of account is less than the value thereof। ठीक है, जो उसने वैल्यू लिखी है वो बहुत कम लिखी है उसकी एक्चुअल वैल्यू से, एंड द असेसी फेल्स टू एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ एक्सेस अमाउंट और द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय हिम इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। और जो असेसी है वो एक्सेस अमाउंट का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है कि क्यों उसने कम लिखा, बाकी अमाउंट का क्या, जो भी नहीं दे पा रहा है एक्सप्लेनेशन, या फिर जो उसने एक्सप्लेनेशन दिया वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है असेसिंग ऑफिसर के लिए। तो जो एक्सेस अमाउंट होगा उसको भी ट्रीट किया जाएगा इनकम ऑफ द असेसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर इन विच ही इज फाउंड टू हैव मेड द इन्वेस्टमेंट और इज फाउंड टू बी इन पोजिशन ऑफ द वैल्यूएबल। ठीक है, तो जब उस फाइनेंशियल ईयर में जब उसने वो ली है प्रॉपर्टी वगैरह, असेट, इन्वेस्टमेंट, जो भी जिसका उसने अंडर वैल्यूएशन किया है, वो भी जो अमाउंट है जितना उसने कम वैल्यूएशन किया है, जो भी एक्सेस अमाउंट बच रहा है, सपोज 5 लाख की उसकी इन्वेस्टमेंट थी, कोई असेट थी, उसको उसने 1 लाख रुपए का शो किया है बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो जो 4 लाख रुपए का अमाउंट है उसका वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है असेसिंग ऑफिसर को, या फिर जो उसने एक्सप्लेनेशन दिया वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो उस 4 लाख को भी उसकी इनकम में ही इंक्लूड किया जाएगा उस फाइनेंशियल ईयर की जब उसने वो इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, नेक्स्ट इज अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, वेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर an assessee has incurred any expenditure and he offers no explanation about the source of such expenditure or part thereof। ठीक है, जब क्या किया है, किसी फाइनेंशियल ईयर में असेसी ने कोई एक्सपेंडिचर किया, कुछ खर्चा किया, एंड ही ऑफर नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द सोर्स ऑफ सच एक्सपेंडिचर। ठीक है, और उसका क्या सोर्स है उसके बारे में उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया, कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, और द एक्सप्लेनेशन offered by him is not satisfactory in the opinion of the assessing officer, the amount of such expenditure or part thereof as the case may be deemed to be the income of the assessee for such financial year, that is in the financial year in which he has incurred the expenditure। मतलब कोई भी उसने एक्सपेंडिचर किया जिसके बारे में उसने नहीं लिखा है, अनएक्सप्लेन है, या फिर थोड़ा बहुत लिखा है, प्रॉपर उसने नहीं लिखा है, तो जो भी वो एक्सपेंडिचर का अमाउंट है उसको भी उसकी इनकम में इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं बताया है क्लियर कि उसने किस चीज़ में वो एक्सपेंडिचर किया है। ठीक है, तो उसको भी उसकी इनकम ही माना जाएगा, उसको वो माइनस नहीं करेंगे उसमें से। ठीक है, फिर अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी, वेयर एनी अमाउंट इज बोरोड ऑन हुंडी। ठीक है, मतलब हुंडी मतलब होता है कुछ गिरवी वगैरह रख के कुछ अमाउंट बोरो करना, या फिर और एनी अमाउंट ड्यू देयर ऑन इज रीपेड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, कुछ भी अमाउंट ऐसा जो कि कैसे बोरो किया, उसने हुंडी पे बोरो किया है, या फिर कोई अमाउंट ड्यू है उस पर। ठीक है, टू एनी पर्सन अदरवाइज देन थ्रू एन अकाउंट पे चेक। ठीक है, जिसके लिए कोई भी अकाउंट पे चेक ड्रॉन ऑन बैंक वगैरह नहीं है, द अमाउंट सो बोरोड और रीपेड शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द पर्सन बोरोविंग और रीपेइंग द अमाउंट। ठीक है, तो जो भी वो अमाउंट होगा वो किसकी इनकम में माना जाएगा, जो भी उसका बोरो, जिस पर्सन ने उसको बोरो किया या फिर रीपे किया, उस पर्सन की इनकम में उसको इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, फॉर द प्रीवियस ईयर इन विच द अमाउंट वॉज बोरोड और रीपेड एज द केस income of the borrower, such person shall not be liable to be assessed on repayment of such amount along with the amount of interest paid on the amount borrowed set off। मतलब कि अगर किसी पर्सन ने, जो असेसी है, उसने क्या किया, किसी से कोई चीज़ गिरवी ले ली, ठीक है, गोल्ड उसने गिरवी ले लिया और उसके बदले में उसको अमाउंट दे दिया 1 लाख रुपए का, अगर जो भी उसने हुंडी पे उसको 1 लाख रुपए दे दिए, तो वो 1 लाख रुपए जो है वो ट्रांसफर की इनकम में इंक्लूड किए जाएंगे पहले तो। ठीक है, वो 1 लाख रुपए किसकी इनकम में हो गए, ट्रांसफर की इनकम में इंक्लूड होंगे। फिर जब वो उसको उस जो उसने हुंडी पे सामान दिया है, जब वो पर्सन उसको रीपे करेगा वो चीज़, ठीक है, जब वो उसको रीपे करेगा तब उसके असेसी जो होगा उसको असिस्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, नॉट बी लाइबल टू बी असिस्ट ऑन रीपेमेंट ऑफ सच अमाउंट, जब उसको वो अमाउंट रीपे मिलेगा अलॉन्ग विद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, और जो भी उसके साथ इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा उस पर, या फिर जो भी उसको रीपे मिलेगा, जब पूरा अमाउंट वापस मिलेगा, तब उस केस में उसका असेसमेंट नहीं होगा, उस केस में उसकी इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा। बट जिस साल उसने वो अमाउंट दिया है हुंडी पे, उस साल वो उसकी इनकम में ऐड किया जाएगा।
ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को क्लबिंग ऑफ इनकम एंड डीम्ड इनकम का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।